कुछ दिन से क्लास बंद कर दिए थे। टाइमिंग में कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं है? अगर टाइमिंग 11:30 से कर दी जाए तब कोई दिक्कत? हाँ, सुबह नहीं सही रहेगा। ये वाला सही है, 4 बजे वाला, 4 बजे वाला सही है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, 4 बजे वाली ही क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास बंद कर दिया था जीएस वाली, ठीक ना भाई? चलिए, इसके पहले कहीं इतिहास पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है। देखिए, आज शुरू करेंगे, कुछ बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, हिस्ट्री कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे हिस्ट्री आपको दिया गया है, इतिहास। अब हम सबसे पहले इतिहास का सिलेबस देखेंगे कि इतिहास का सिलेबस क्या है और यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। किसी के कहने से नहीं कि इस विषय में कितने सवाल आएंगे कितने सवाल नहीं आएंगे। आप खुद आईएएस बनने जा रहे हो, खुद पीसीएस बनने जा रहे हो, तो आप देखोगे कि हम इसको पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें कि सवाल को हम कर पाए बेहतर तरीके से। इस चीज पर हम ध्यान देंगे। हम पहले बात करेंगे कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो आपको ये आइडिया है कि इतिहास जो है कई पार्ट में है। पहला इतिहास क्या है? पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास और चौथा है विश्व का इतिहास। जैसा कि आपको पता है कि जो ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट जो है ये आपके प्रीलिम्स में है। इसमें भी मध्यकालीन भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। ये जो विश्व का इतिहास है, विश्व के इतिहास को हम मेंस में पढ़ते हैं। तो चूंकि अब जीएस में पहले था कि जीएस ऑब्जेक्टिव होता था, आईएएस में सब्जेक्टिव होता था जीएस और पीसीएस में ऑब्जेक्टिव होता था जीएस, प्री में भी और मेंस में भी। लेकिन अब पीसीएस का पैटर्न यूपीपीएससी का चेंज होने के पश्चात जीएस मेंस में यूपीपीएससी में भी सब्जेक्टिव हो गया है। तो हम इस तरीके से हिस्ट्री का अध्ययन करें कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी क्या करें, एक साथ कर लें। जैसे हिस्ट्री का कोई भी सिलेबस, हिस्ट्री जो सिलेबस है हिस्ट्री का, अगर जीएस में ये किसी भी एग्जाम में सिलेबस है तो इसके लिए आपको एक बार ही पढ़ें। इस तरीके से हम पढ़ाई करें और वहां पे सवाल को क्रैक करके आए। किसी भी विषय को आप पढ़ते हो उसका टारगेट क्या होता है कि उस विषय को पढ़ने के बाद हम एग्जाम को क्रैक करें। एग्जाम में जो सवाल आए उस सवाल को क्या करें, हम हल कर पाए। आपको पता चला कि आप हिस्ट्री खत्म कर लिए, ज्योग्राफी खत्म कर लिए, पॉलिटी खत्म कर लिए, पूरा जीएस पढ़ लिए और क्या हुआ, जीएस में ही फेल हुए। तो पढ़े क्या? तो पढ़ने के तरीके को हमको बदलना पड़ेगा। हम जो इसमें पढ़ने के 2 तरीके के सवाल आते हैं और उन दोनों तरीके के सवाल पर हम काम करेंगे। एक तरीका होता है जो कंटेंट वाले क्वेश्चन पे, कंटेंट वाले मतलब कि एक फैक्ट्स पूछे जाते हैं, मतलब तथ्यपरक सवाल। और दूसरा कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, कंसेप्ट वाले, मतलब कि समझ परक या अवधारणात्मक। 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं किसी भी विषय में। हिस्ट्री को जो हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का होगा। सबसे पहले आप जिस विषय को पढ़ते हो उस विषय को पढ़ने के लिए आपके पास सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, किन स्रोतों से आप उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। तो पहले हम सोर्स पे बात करेंगे, कैसे हम पूरे विषय को पढ़ेंगे और सोर्स क्या होंगे, क्योंकि सोर्स से सवाल आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। तो हम पढ़ने क्रम में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि
इतिहास को हम जब पढ़ेंगे तो उस क्रम में स्रोत क्या होंगे, इसके सोर्स क्या होंगे, इसके स्रोत या सोर्स क्या होंगे। अब ध्यान रखिएगा, इतिहास के अध्ययन में हम 3 तरह के सोर्स का प्रयोग करेंगे। एक सोर्स होगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत होगा आपका साहित्यिक स्रोत, और तीसरा स्रोत आपका होगा विदेशी स्रोत। अब ध्यान रखिएगा, अब सवाल उठता है ये कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या है, या साहित्यिक स्रोत होते क्या है, या विदेशी स्रोत होते क्या है। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है भाई? पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो खुदाई के दौरान, जैसे हमको खंडहर मिल गए, किला मिल गया, कुछ उपकरण मिल गए, लोहे के उपकरण मिल गए, तांबे के उपकरण मिल गए, गाड़ियां मिल गई, तो ये सब चीजें, सिक्के मिल गए, मूर्तियां मिल गई, मंदिर मिल गए, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे। तो उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भी हम उस कालखंड के बारे में क्या करते हैं? जानकारी जुटा पाते हैं। उस कालखंड के बारे में हमको क्या होता है? जानकारी मिलती है। और ये पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, ये क्या होते हैं? सबसे प्रामाणिक स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? सबसे प्रामाणिक स्रोत होते हैं। तो किसी भी कालखंड के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत, जैसे तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पत्थरों के उपकरण, औजार, किले मिल गए, मूर्तियां मिल गई, ये सब जो चीजें प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक सोर्स के रूप में मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत के रूप में मिलते हैं। और हम क्या करते हैं? उससे भी उस सभ्यता के बारे में, उस कालखंड के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। अगला क्या है? साहित्यिक स्रोत। क्या होता है साहित्यिक स्रोत? समय समय पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा पुस्तकों की, साहित्यों की रचना की गई, और उन पुस्तकों और साहित्यों के अध्ययन से उस कालखंड के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, उसको क्या करते हैं? साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? कथा सरित सागर किसने लिखा? मान लीजिए कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। उसके पश्चात मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। उसके बाद से अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। ठीक है। इसके बाद से इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। उसी तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, इन्होंने ही रचना किया था मालविका अग्निमित्रम का। मालविका अग्निमित्रम, इन्होंने ही रचना किया था विक्रमो उर्वशियम का। विक्रमो उर्वशियम का इन्होंने ही रचना किया था क्या? मेघदूत का। इन्होंने ही रचना किया था किस चीज का? रघुवंशम का। इस तरीके से इन लोगों के द्वारा अलग अलग समय में, अलग अलग शासकों के शासन काल में अलग अलग लिखे गए साहित्यों की रचना की गई, जिससे उन शासकों और उस कालखंड के अध्ययन के बारे में हमको क्या होती है? अध्ययन के लिए जो अध्ययन की सुलभता हमको मिलती है। जैसे मेगास्थनीज की जो इंडिका है, यह मेगास्थनीज की इंडिका जो है, इससे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यह इस पुस्तक का नाम सिर्फ अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कोई बात नहीं है। क्या है इसमें? यह राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने इस पुस्तक में एक राजा कैसे शासन करे, उसके लिए सप्तांग सिद्धांत दिया था कि अगर कोई राजा किसी राज्य का शासक है
और वो इन 7 तरीकों से अगर शासन करता है तो उसका साम्राज्य लंबे समय तक क्या होगा, चलेगा, और उसके राज्य की जनता क्या होगी, खुशहाल रहेगी। इसी तरीके से मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा किया कि पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन होते थे। मेगास्थनीज ने भारत के समाज का सामाजिक क्या किया, वर्गीकरण किया, 7 तरीके से समाज का विभाजन किया और उसमें कैटेगरी बनाया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि इंडिका किसने लिखी है, या अर्थशास्त्र किसने लिखी है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। इस तरह के प्रश्न यहां से भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो इंडिका के बारे में हमको जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज की जो मूल इंडिका है वो नहीं मिली है। मेगास्थनीज की मूल इंडिका हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि जब मेगास्थनीज की मूल इंडिका हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है तो फिर उसने इंडिका में क्या लिखा, इस बात की जानकारी हमको कैसे मिलती है। तो मेगास्थनीज के समकालीन जो विदेशी यात्री भारत अलग अलग समय पर घूमने आए, उन्होंने अपने पुस्तकों में चर्चा की कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और उस इंडिका में ये बातें क्या थी, लिखी हुई थी, और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, वहां के समाज के बारे में चर्चा की गई थी। तो जो भी बात हम मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब मौर्य काल पढ़ेंगे, तो जब मेगास्थनीज की इंडिका में जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे वो किस आधार पर पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज के समकालीन विदेशी यात्री जैसे नियार्कस, एस्ट्रेबो, प्लिनी, ये लोग क्या हुए, भारत आए थे और इन्होंने ये चर्चा की कि मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिसकी नाम थी इंडिका, और उस इंडिका में वह पाटलिपुत्र के प्रशासन के, नगर प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र के समाज के बारे में, राजमहल के बारे में ये लिखा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, राजदूत बनकर आया हुआ था। तो इस तरह से साहित्यिक स्रोत क्या है, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा, या तो राजाओं के द्वारा राजाश्रय प्राप्त इतिहास साहित्यकार होंगे, या ऐसे स्वतंत्र साहित्यकार होंगे जो उस कालखंड, उस शासक के बारे में साहित्यों की रचना की, और उसके पढ़ने से हमको उस कालखंड, उस शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है, क्या कहते हैं, वो सारे साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। तीसरा स्रोत है जो विदेशी स्रोत। समय समय पर हमारे देश में विदेशी यात्री क्या हुए, घूमने आए। जैसे मान लीजिए हुएन सांग आया, ठीक है, फाहियान आया, ठीक है, मेगास्थनीज आया, ठीक है, इबन बतूता आया, नियार्कस आया, ठीक है, उसके बाद से आपको डायमेकस आया आदि इटीसी। ये सारे जो विदेशी यात्री थे समय समय में अलग अलग कालखंड में क्या हुए, भारत आए, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के, भारत के अलग अलग कालखंडों का क्या किया, इन्होंने यात्रा की, दौरा की, और जब यहां से वापस अपने देश लौटे तो भारत के जिन जिन क्षेत्रों में घूमे थे उसके बारे में इन्होंने एक यात्रा विवरण लिखा, और उस यात्रा विवरण से भी क्या हुआ, उस कालखंड या उस शासक, जिस शासक के शासन काल में भारत आए थे, जानकारी प्राप्त हुई, और उसके आधार पर भी जो जानकारी हमको मिली उससे भी क्या होता है, उस कालखंड, उस शासक के बारे में पढ़ने की हमको आइडिया जनरेट होता है, और वो जानकारी मिलती है कि इस शासक के शासन काल में क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास के अध्ययन के लिए 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। इन्हीं 3 स्रोतों के आधार पर क्या होता है, हम पूरे इतिहास के कालखंड का अध्ययन करते हैं और यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि तुगलकनामा किसने लिखा, मिनहाज उस सिराज ने किस पुस्तक की रचना की। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी जो सवाल पूछे जाते हैं उसके तरीका में आजकल थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है भाई, जैसे आपने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी, कालिदास ने लिखी। इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूपीएससी में पिछले बार एक प्रश्न बना लिया था कि निम्न में से, देखिए हम
जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक पे कितने सवाल आए हैं, कैसे सवाल आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक पर कितने नए सवाल बन सकते हैं उन सवालों को हम बनाएंगे। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में कि निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है या कौन सा ग्रंथ है जिसमें शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी वर्णित है। आप यह जानते हो कि मालविका अग्निमित्रम दास ने लिखा है, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब आपको ये पता होना कि सवाल क्या पूछ लिया, ये सवाल पूछा कि निम्न में से किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी वर्णित है। अब आपको या तो शुंग वंश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। संस्थापक शुंग वंश का कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। उसका पुत्र कौन था? अग्निमित्र था। और अग्निमित्र जो है वह अग्निमित्र मालविका से प्रेम करता था। कालिदास ने उसी प्रेम कहानी पर मालविका अग्निमित्रम की क्या कर दी? रचना कर दी। और यहां सवाल जब बना, क्या सवाल बन गया कि शुंग वंश के संस्थापक की पुत्र की प्रेम कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। तब आपको क्या जानना है? सिर्फ ये नहीं जानना है कि मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की, बल्कि ये भी आपको जानना पड़ेगा कि मालविका अग्निमित्रम में है क्या। तब जाके सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। आप क्या करोगे? पता चला आप पढ़ लिए हो कि मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा, लेकिन यही नहीं पता है कि क्या है, और ऐसे सवाल पूछ लिए तो क्या हो गया? आप उस सवाल को नहीं कर पाए। हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी सवाल एग्जामिनर बनाए या किसी भी आयोग में इसमें सवाल कोई भी पूछा जाए, हम इसका जवाब इसके देने की स्थिति में क्या होंगे? रहेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। तो आपने देखा कि इतिहास के अध्ययन के 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। और इन्हीं तीनों स्रोतों के आधार पर हम क्या करेंगे? पूरे इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग जो प्रयास चीजों को समझने के प्रयास करेंगे वो यहां से करेंगे, सवाल से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, और उसमें ऑप्शन दे दिया था ए पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, और सी ऐतिहासिक काल, और डी नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न यहां पूछ लिया सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, ए पूर्व ऐतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, और डी इनमें से कोई नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। अब देखिए, हम इन तीनों पर बात करते हैं, और जब इन तीनों के बारे में हम जान लेंगे तब इसका उत्तर अपने आप निकल जाएगा। अब प्रश्न पूछा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। अब सवाल ये उठता है कि पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल है क्या, पूर्व और प्राक ऐतिहासिक काल है क्या। देखिए, इतिहास का ऐसा कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हो, इतिहास के उस कालखंड का अध्ययन हम कहां करते हैं? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल में करते हैं। तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके अध्ययन के लिए क्या? केवल पुरातात्विक स्रोत, केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो, उस कालखंड को हम क्या कहते हैं? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पहला तो ये जान गए कि पूर्व और प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, जान गए? क्लियर? अब अगला आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल क्या है?
इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हो। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हो, परंतु अध्ययन में केवल पुरातात्विक सोर्स का प्रयोग किया गया हो, वैसे इतिहास के कालखंड को क्या कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। क्लियर? आदि ऐतिहासिक काल क्या है? इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हो, लेकिन उस कालखंड के अध्ययन में हम केवल पुरातात्विक स्रोत का प्रयोग किए हो, साहित्यिक स्रोत का प्रयोग नहीं किए हो। इतिहास के वैसे कालखंड के अध्ययन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल का। क्लियर? अगला, ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत तीनों उपलब्ध हो। इतिहास के वैसे कालखंड का अध्ययन हम कहां करते हैं? ऐतिहासिक काल में करते हैं। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके अध्ययन के लिए हम पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत तीनों का प्रयोग करते हैं। इतिहास के उस कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं? ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब सवाल क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिलेटेड, संबंधित है किससे? तब आपको आइडिया होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के लिए आपके पास पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी चीजें जानते हैं वो केवल पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई है, और सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई है इसलिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होते हुए भी हमारे किसी काम का नहीं है। इतिहासकार अभी भी इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी चीजें किस आधार पर पढ़ते हैं? पुरातात्विक सोर्स के आधार पर, न कि साहित्यिक सोर्स के आधार पर। क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है इसलिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होते हुए भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। सिंधु लिपि को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु लिपि को वाउस्ट्रोफेंडम, सिंधु लिपि को वाउस्ट्रोफेंडम लिपि के नाम से जाना जाता है। और यह क्या होता है? दाएं से बाएं फिर बाएं दाएं ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सिंधु लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार। क्यों? सांप की तरह, दाएं से बाएं फिर दाएं से बाएं फिर दाएं से बाएं, तो इसलिए सिंधु लिपि को क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार भी कहा जाता है। इस लिपि का नाम है वाउस्ट्रोफेंडम लिपि। और अभी तक चूंकि सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई है इसलिए सिंधु साहित्य उपलब्ध होते हुए भी हमारे किसी काम की नहीं है। जितनी भी चीजें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, वो पुरातात्विक सोर्स के आधार पर जानते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक इंडिपेंडेंट सभ्यता थी। उस सभ्यता का उद्भव हुआ, उस सभ्यता का विकास हुआ और उस सभ्यता का पतन हो गया। वहां पर जो पुरातात्विक स्रोत, जो साक्ष्य मिले हमको, जो सोर्स मिले, उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमने क्या कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ देवी, मातृसत्तात्मक सभ्यता है। क्यों? क्यों? वहां की मातृ देवी की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। एक नग्न स्त्री का चित्र मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाई देता है। माना गया कि मातृसत्तात्मक महिलाओं का सम्मान बहुत ज्यादा था, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हो सकता है कि सभ्यता पितृसत्तात्मक हो और फिर भी महिलाओं को सम्मान दिया जाता हो, लेकिन चूंकि हमको सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी।
अगर लिपि पढ़ ली जाएगी और उसमें पितृसत्तात्मक सभ्यता लिखा होगा तो क्या फिर लिखा जाएगा लिपि पढ़ने के बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी जिसमें महिलाओं की बहुत अधिक सम्मान होता था। लेकिन अभी अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी चीजों को जानते हैं वो सिर्फ पुरातात्विक सोर्स के आधार पर जानते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार हमको सिर्फ यही पता हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक मातृसत्तात्मक सभ्यता है। अब सवाल पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। क्यों आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए हम रखेंगे क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल में हम इतिहास के उस कालखंड का अध्ययन करते हैं जिसके अध्ययन के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, परंतु अध्ययन में केवल पुरातात्विक स्रोत का ही क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। अब देखिए इसके जगह कुछ भी रख दिया जाए कि मौर्य काल संबंधित है, ऑप्शन ए बी सी डी, या गुप्त काल संबंधित है, ठीक है, या बौद्ध काल संबंधित है, तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे क्योंकि हम ये जान पाएंगे कि मौर्य काल को हम इतिहास के किस कालखंड में रखें, बौद्ध काल को हम इतिहास के किस कालखंड में रखें और मुगल काल को इतिहास के किस कालखंड में रखें, क्योंकि हमको ये आइडिया जनरेट हो चुका है कि किस कालखंड का अध्ययन हम किस तरीके से करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये तो सोर्स हो गए। अब देखो इन सोर्सों के पढ़ने के पश्चात हम जो दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जो एक कंटेंट वाले जो फैक्चुअल, उसमें फैक्ट्स की आपको जानकारी की जरूरत पड़ेगी, और एक कंसेप्चुअल जिसमें आपको कंसेप्ट की जानकारी पड़ेगी। वो सवाल कैसे करोगे आप, सवाल ये उठता है कि उस सवाल को करोगे। जैसे एग्जाम्पल ये पूछ लेगा कि 1857 के विरोध के कारण क्या थे। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के क्रांति का कारण क्या था, तो आप बता दोगे कि 1857 के क्रांति के कारण राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, धार्मिक कारण था, सैन्य कारण था और तात्कालिक कारण था। ये फैक्चुअल कारण हो जाएंगे। आपसे पूछ लेगा राजनीतिक कारण में क्या क्या था, तो आप बता दोगे कि सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत, अवध का विलय, ये सारी चीज राजनीतिक कारण में आ जाएगा। सामाजिक कारण में क्या होगा, सामाजिक कारण में होगा सती प्रथा को समाप्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा, शिशु हत्या पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है, ये क्या हुए, ये सब सामाजिक कारण में आ जाएंगे। रेलवे का विकास उन्होंने किया, टेलीफोन का विकास उन्होंने किया, सामाजिक कारण हो जाएंगे क्रांति के। धार्मिक कारण क्या हो जाएगा, ब्रिटिशों के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या कर दी गई, अनुमति दे दी गई, जिसके पश्चात ईसाई मिशनरियां भारत में क्या करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, और क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। तो इस तरीके से ये जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये फैक्चुअल सवाल हो जाएंगे, इसका जवाब आप आसानी से दे दोगे क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं है, फैक्चुअल पॉइंट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, या किसने कहा कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था, या किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम था, या किसने कहा कि 1857 का विद्रोह न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न प्रथम था और न ही सैनिक विद्रोह था। जब इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो आप आसानी से इसके जवाब दे ले जाओगे, लेकिन ये क्या है, फैक्चुअल चीजें हैं। कंसेप्चुअल सवाल जैसे आपसे बना देगा, जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन पर आपसे सवाल बना दे, किसान आंदोलन पर सवाल बना दे आपसे, और प्रश्न यहां पर आपसे पूछ ले कि 18वीं और 19वीं सदी के किसान आंदोलन, 18वीं और 19वीं सदी के किसान आंदोलन और 20वीं सदी के किसान आंदोलन में, 18वीं 19वीं सदी किसान आंदोलन और 20वीं सदी किसान आंदोलन में क्या समानता थी और क्या अंतर थे।
ठीक है, क्या समानता थी और क्या अंतर थी। अब इस सवाल को समझने के लिए आपको कंसेप्चुअल चीजों को समझना पड़ेगा। अब पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि 18वीं और 19वीं सदी के किसान आंदोलन जो थे और 20वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे, इन दोनों आंदोलनों में समानता क्या थी। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन क्यों हुए, ब्रिटिशों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था या ब्रिटिशों के द्वारा जो नियम बदले जा रहे थे उसके विरोध में, उससे समस्या हो रही थी किसानों को, और किसानों को उन नियमों से समस्या हो रही थी, इसलिए उस समस्या के समाधान के लिए आंदोलन होते थे। अब ध्यान रखिए, 18वीं और 19वीं सदी के किसान आंदोलन और 20वीं सदी के किसान आंदोलन में क्या थी, जो समानता थी, समानता ये थी कि क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं थी। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ये क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, कहीं भू राजस्व व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, कहीं अकाल पड़ गया तब भी क्या कर रहे हैं, लगान वसूला जा रहा है, कहीं नकदी फसलों का उत्पादन ही सिर्फ हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है, वो समस्या है। तो इन क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन हुआ। तो हम 18वीं 19वीं सदी किसान आंदोलन और 20वीं सदी के किसान आंदोलन में जो समानता बताएंगे, वो समानता क्या हुआ कि क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं थी और उन क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा क्या किया जाता था, उन आंदोलनों का नेतृत्व किया जाता था। दोनों की समस्याएं एक थी, क्या, क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं, कहीं भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से किसानों का शोषण किया जाना, कहीं नकदी फसलों के उत्पादन के माध्यम से किसानों को शोषण किए जाना, कहीं जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किए जाना, कहीं अकाल में भी लगान में वृद्धि कर दिए जाने से, ये क्या थे, 18वीं 19वीं सदी और 20वीं सदी के किसान आंदोलनों ने ये एक ही समस्याओं पर क्या किया, विरोध किया। इसमें अंतर क्या था, ध्यान रखिए कि 18वीं और 19वीं सदी का जो किसान आंदोलन था, जब वो किसान आंदोलन हुआ तो उसके नेतृत्व करने वाले कुछ नेता हुए, या तो उन किसानों के उस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे नेताओं के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो या तो किसानों के समस्या का समाधान करने के पश्चात वो आंदोलन समाप्त हो जाता था, या तो उस आंदोलन को ब्रिटिश सेना के द्वारा बर्बरता पूर्वक कुचल दिया जाता था, तब वह आंदोलन समाप्त होता था। जिन भी परिस्थितियों में वो आंदोलन समाप्त होता था, उस आंदोलन के साथ ही उस आंदोलन के नेता भी क्या होते थे, समाप्त हो जाते थे। किस 18वीं और 19वीं सदी के किसान आंदोलनों में। जबकि 20वीं सदी का जो किसान आंदोलन था, 20वीं सदी के किसान आंदोलन में भी या तो उस आंदोलन जो होता था जिस समस्या के लिए, उस समस्या का समाधान कर दिया जाता था, या तो उस आंदोलन को ब्रिटिश सेना के द्वारा बर्बरता पूर्वक दबा दिया जाता था। जिन भी परिस्थितियों में आंदोलन समाप्त किया जाता था, आंदोलन तो समाप्त हो जाता था, लेकिन 20वीं सदी के किसान आंदोलन समाप्त होने के पश्चात भी आंदोलन तो समाप्त हो जाता था, परंतु उस आंदोलन से जुड़े हुए नेता समाप्त नहीं होते थे और वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करके राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास करते थे। ये एक बड़ा अंतर था 18वीं 19वीं सदी और 20वीं सदी के किसान आंदोलन में। तो अगर यहां से आपको प्रश्न पूछ भी ले, मेंस में पूछने के 100 शब्द में लिखना है या 120 शब्द में लिखना है कि 18वीं 19वीं सदी किसान आंदोलन और 20वीं सदी किसान आंदोलन में क्या अंतर और क्या समानता है, इस चीज को समझने के पश्चात आप चाहे प्रीलिम्स में सवाल पूछे चाहे मेंस में सवाल पूछे, आप इसको आसानी से क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो इस तरह के सवाल, अब सवाल पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और किस प्रकार वो औद्योगिक क्रांति भारतीय उद्योग धंधों कुटीर उद्योगों को प्रभावित की। इस सवाल के जवाब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति जब हुई तो औद्योगिक क्रांति की इंजन तो इंग्लैंड में थी, लेकिन उसका जो ईंधन मिल रहा था वो ईंधन कौन दे रहा था, भारत दे रहा था। तो औद्योगिक क्रांति में जो कच्चा माल चाहिए थे, जो पैसे चाहिए थे, वो ब्रिटिश कहां से ले जा रहे थे, भारत से ले जा रहे थे। और औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा समय समय पर नियमों में बदलाव किया गया। ब्रिटिशों ने भारत में अपना एक बाजार तैयार किया और वो बाजार तैयार करने के तरीके अलग थे। जैसे सहायक संधि उन्होंने किया,
सहायक संधि करके भारत के अधिकांश राज्यों को अपने मिला लिया, जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, उदयपुर, बघाट, भोसले, इन राज्यों से सहायक संधि करने के पश्चात ब्रिटिशों ने इनको अपने अधीन कर लिया। सहायक संधि हुआ। सहायक संधि में क्या शर्त होता था भाई? सहायक संधि में शर्त होता था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट, मतलब ब्रिटिश सेना की टुकड़ी सहायक संधि करने वाले राज्य में क्या होगी? स्थापित की जाएगी। ब्रिटिश सेना उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था, वास्तव में हस्तक्षेप करती थी। अगला, जो भी राज्य सहायक संधि करेगा वो ब्रिटिशों की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यापारी कंपनियों से या अन्य राज्यों से अपना संबंध बिना अनुमति के स्थापित नहीं करेगा। अगर कोई आंतरिक विद्रोह उस राज्य में होता है या उस राज्य पर बाह्य आक्रमण होता है तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश उनकी सहायता करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, आप व्यापार कर नहीं सकते हो सहायक संधि करने के पश्चात। वैवाहिक संबंध भी किसी दूसरे राज्य से स्थापित करने से पहले किससे अनुमति लोगे? ब्रिटिशों से अनुमति लोगे। आपके राज्य में आप व्यापार किसके साथ करोगे? इस व्यापार को करने से पहले भी अनुमति किसको लोगे? ब्रिटिशों की अनुमति लोगे। अब क्या हुआ, इस सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिशों ने भारत में एक अपना बाजार बना लिया। उसके बाद से क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लागू किया। फिर डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले आया, व्यपगत की नीति। इसमें क्या किया, उसने गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि जो भी शासक हैं उन शासकों के अगर अपने वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या होगा, उस राजा के मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य को ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेगी। चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये नियम बनाया गया। इस तरीके से ढेर सारे राज्य क्या हो गए, व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। समझ रहे? तो इस तरीके से ब्रिटिशों ने भारत में सहायक संधि के माध्यम से, व्यवगत के सिद्धांत के माध्यम से ढेर सारे राज्यों को क्या किया, अपने नीतियों से अपने तरफ मोड़ लिया। और ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई और उद्योग धंधे विकसित हुए तो वहां जो वस्तुएं निर्मित होती थी उन वस्तुओं के लिए क्या कर दिए, एक बाजार बना लिए। और इन बाजारों में कौन सी वस्तुएं बिकने लगी, ब्रिटेन की। और धीरे धीरे करके भारतीय उद्योग धंधे क्या होने लगे, बंद होने लगे और बाद में क्या हो गए, समाप्त हो गए। इसके और भी कारण थे लेकिन इस तरीके से कारण थे। तो इस तरीके से जब हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे फिर क्या होगा, हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को पराजित किया। फिर 1192 में मोहम्मद गोरी आता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में एक प्रशासक नियुक्त कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1192 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त करता है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के पश्चात। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक एक करके भारतीय राज्यों को जीतना शुरू करता है। और 1205 में और 6 में जब मरता है वो कौन, मोहम्मद गोरी, तो 1206 में क्या करता है, ये भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और उसका शासक कौन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सवाल यहां से पूछ लिया जाएगा कि क्या तराइन के युद्ध को, द्वितीय युद्ध को टाला जा सकता था? क्या पृथ्वीराज चौहान ने अगर चाहा होता तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना ही नहीं हुई होती? अब इस सवाल कैसे लिखते आप इस सवाल को बताते कि 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया तो उसको पंजाब तक ही नहीं, उसको कहां तक भेज दिए होते, गोर गजनी तक भेज दिए होते। और भारत की उस पश्चिमी सीमा पर क्या होते, एक सुरक्षा पंक्ति को तैयार किया होता और हो सकता था कि तराइन के द्वितीय युद्ध को रोका जा सकता था, या तराइन के द्वितीय युद्ध अगर होता भी तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को स्थापित होने से बचाया जा सकता। तो इस तरीके के सवाल जो होंगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे और जो सवाल आएंगे उसको कैसे हम हल करेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले सोर्स पढ़ेंगे और इन चीजों को पढ़ने का काम करेंगे। इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीजों को समझने के पश्चात हम शुरुआत करेंगे किसकी, क्लास की। शुरू करेंगे किसी से, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे
और उसको एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले हम दो चीजों को आप जान लीजिए। सभ्यता के विकास का सिद्धांत। सभ्यता के विकास का दो सिद्धांत है, एक है विकासवादी सिद्धांत और दूसरा है क्या, विसरणवादी सिद्धांत। ये इतिहासकारों ने कहा कि सभ्यता के विकास के दो सिद्धांत होते हैं। विकासवादी सिद्धांत दिया ल्यूस मॉर्गन ने 1877 में सभ्यता का कर देंगे, अभी तक से आपको आइडिया जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ल्यूस मॉर्गन ने 1877 में विकासवादी सिद्धांत दिया और कहा कि किसी भी सभ्यता का विकास पहले जंगली अवस्था में होता है, फिर बर्बरता की अवस्था में होता है और फिर वो सभ्यता विकसित अवस्था में आती है। अन्य इतिहासकारों ने कहा कि सभ्यता का विकास विसरणवादी सिद्धांत पर होता है। विसरण मतलब क्या होता है, फैलना। और किसी बस कोई भौगोलिक खोज अन्य जगहों पर होता है और वो जनसंख्या प्रवास के माध्यम से, साहसिक अन्वेषणों के माध्यम से, ठीक है, खेलकूद के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात भी सभ्यता का क्या होता है, विकास होता है। इस तरीके से इस चीज को, तो दो सिद्धांत बताए गए सभ्यता के विकास के, कौन कौन से, एक विकासवादी सिद्धांत और दूसरा विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत में बताया गया कि सभ्यता तीन चरणों से गुजरती है, सभ्यता की जंगली अवस्था, बर्बरता की अवस्था और सभ्यता की अवस्था। जबकि विसरणवादी सिद्धांत में यह बताया गया कि सभ्यता का विकास जो होता है वो जनसंख्या प्रवास के माध्यम से, साहसिक अन्वेषणों के माध्यम से, व्यापार वाणिज्य के माध्यम से, इस तरह से भी क्या होते हैं, सभ्यताओं के विकास होते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे, आज इतनी चीजों पर ही रुक जाएंगे, कल फ्रेश टॉपिक से शुरू करेंगे। क्या प्राचीन भारत के इतिहास से, कि कैसे बंद